सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबर के बारे में। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्राकृतिक रबर के बारे में और संश्लेषित रबर के बारे में कि किस तरीके से संश्लेषित रबरों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक रबर के बारे में। देखिए रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है। देखिए बच्चों, रबर क्या होता है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, भाई जो प्राकृतिक रबर की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी रबर क्या होता है? एक प्राकृतिक बहुलक होता है जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। और देखिए बच्चों, प्रत्यास्थता का गुण आप पढ़ के आए हुए होंगे। भाई इसमें क्या होता है? जब किसी भी पदार्थ पर बल लगाया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को खींचा जाता है, तो वो पदार्थ खिंच जाता है, यानी उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। और जब उस बाह्य बल को हटाया जाता है तो वह पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो रबर इसका क्या है? उदाहरण है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक रबर है उसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। जब रबर पे बल लगाया जाता है या इन्हें खींचा जाता है तो इनका आकार बढ़ जाता है, और जब इस बल को हटाया जाता है, इस बाह्य बल को, तो क्या होता है? ये रबर अपनी दोबारा पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, और इसी गुण को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता। ठीक है, आगे देखिए, इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक रबर को और क्या बोल सकते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक भी कह सकते हैं। इसमें प्रत्यास्थ बहुलकों की श्रृंखलाएं अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़ी रहती है। देखिए इसमें होता क्या है? जो प्रत्यास्थ बहुलकों की जो श्रृंखलाएं होती है वो आपस में अंतर आणविक बलों के द्वारा जुड़ी रहती है। क्लियर है? आगे देखिए, इन श्रृंखलाओं के बीच में तिर्यक बंध भी होते हैं, और जो ये श्रृंखलाएं होती है इनके बीच में और क्या पाए जाते हैं? तिर्यक बंध। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, रबर को लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। देखिए बच्चों, रबर किससे मिलता है? लेटेक्स से। और देखिए लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण होता है, जिसे रबर के वृक्ष हीबिया ब्रासिलियंसिस, देखिए रबर का जो वृक्ष होता है उसका नाम क्या है? हीबिया ब्रासिलियंसिस। तो देखिए लेटेक्स रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण होता है, जिसे रबर के वृक्ष यानी हीबिया ब्रासिलियंसिस की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है? जो ये हीबिया ब्रासिलियंसिस है, यानी जो रबर का ये पौधा होता है, इसकी छाल में जब कट लगाया जाता है, यानी इसका जो तना है और तने की छाल पर जब कट लगाया जाता है तो मिल्की वाइट, यानी हम बोल सकते हैं कि सफेद दूध या सा पदार्थ निकलता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन। देखिए बच्चों, आइसोप्रीन का रेखिक बहुलक होता है। देखिए समझने की कोशिश करिए कि जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का क्या होता है? रेखिक बहुलक। अब ये आइसोप्रीन क्या होता है? देखिए 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। देखिए वो जो समझिए कि आइसोप्रीन है क्या? आइसोप्रीन होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? आइसोप्रीन। और देखिए इसे सिस यानी समपक्ष 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी कहा जाता है। तो देखिए वो जो प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, और इसे सिस को हम और क्या बोल सकते हैं? समपक्ष। तो देखिए इसे हम समपक्ष 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम रबर की बात करें, प्राकृतिक रबर की, तो प्राकृतिक रबर की जो एकलक इकाई होती है वो होती है आइसोप्रीन। ठीक है, और जब आइसोप्रीन के एन अणु आपस में जुड़ते हैं तो उनसे बनता है पॉली आइसोप्रीन। और देखिए बच्चों, जो पॉली आइसोप्रीन है, यानी कहने का मतलब है जो सिस पॉली आइसोप्रीन होता है, समझिए यहाँ पे कि भाई आइसोप्रीन का जो सिस बहुलक होता है, यानी सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन जो बहुलक होता है, उसे ही हम प्राकृतिक रबर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक रबर को हम सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, ये होता है आइसोप्रीन। देखिए बच्चों, ये हमारे आइसोप्रीन की क्या है? संरचना है, और हमने इसका नाम क्या देखा था? भाई हमने आइसोप्रीन का नाम देखा था 2-मेथिल। देखिए समझिए, हमने इसका नाम देखा था 2-मेथिल। देखिए इसका नाम देखिए, यहाँ से गिनती शुरू होगी। भाई ये लंबी श्रृंखला हो गई, गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है? मेथिल है, तो 2-मेथिल। और देखिए 1 नंबर के बाद और 3 नंबर के बाद क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? 2-मेथिल-ब्यूटा-1,3-डाइन। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे ये भी बोल सकते हैं हम 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन।
ठीक है बच्चों, हम इन दोनों नामों से इसको बोल सकते हैं। भाई जो आइसोप्रीन है इसका IUPAC नाम हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2-मेथिल-ब्यूटा-1,3-डाइन, ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आइसोप्रीन, और इस आइसोप्रीन का जो सिस है, या हम बोल सकते हैं कि सिस आइसोप्रीन का जो बहुलक होता है, यानी सिस आइसोप्रीन से जो बहुलक बनता है उसे ही हम प्राकृतिक रबर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, समकक्ष पॉलीआइसोप्रीन अणु में विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल वॉन्डरवॉल्स अन्योन्य क्रियाओं द्वारा जुड़ी होती है और कुंडलित संरचना बना लेती है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे होता क्या है। जो समकक्ष पॉलीआइसोप्रीन अणु होते हैं उनकी विभिन्न श्रृंखलाएं क्या करती है, आपस में दुर्बल वॉन्डरवॉल बल के द्वारा जुड़ी रहती हैं और कुंडलित यानी स्प्रिंग की नुमा कुंडलित संरचना बना लेती है, ठीक है। तो देखिए, कुंडलित संरचना बना लेती है जिससे स्प्रिंग की तरह खींचा जा सकता है। तो देखिए, इस तरीके से कुंडलित संरचना बना लेते हैं, और जो ये कुंडलित संरचना है इस पे जब बाह्य बल लगाया जाता है यानी इसे खींचा जाता है, समझिए बच्चों, ये कुंडलित संरचना बना लेते हैं जिसपे बाह्य बल लगाया जाता है यानी जिसे खींचा जाता है, तो ये कुंडलित संरचना थोड़ी खुल जाती है, यानी हम क्या हो जाती है, इनका आकार बढ़ जाता है। भाई क्या होगी, ये जो कुंडली नुमा संरचना है इन पे जब बल लगाया जाता है, स्प्रिंग की तरह इन्हें खींचा जाता है, तो क्या होगी, ये खुल जाएगी, ठीक है, और इनका आकार क्या हो गया, बढ़ गया। और जब इस बाह्य बल को हटा दिया जाता है, ठीक है, समझिए बच्चों कि जो बाह्य बल है इसे हटा दिया जाता है तो वापस ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, और इसी कारण इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो देखिए, कुंडलित संरचना बना लेती है जिसे स्प्रिंग की तरह खींचा जा सकता है। भाई मैंने अभी आपको समझाया कि इसे क्या किया जा सकता है, स्प्रिंग की तरह खींचा जा सकता है, और इसी कारण इनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, यानी इसी कारण इनमें क्या पाया जाता है, प्रत्यास्थता का गुण। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि प्रत्यास्थता का गुण क्यों पाया जाता है हमारे रबर में, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो कुंडलित संरचना होती है। यानी कैसी संरचना होती है, कुंडली नुमा, कुंडलित संरचना होती है, स्प्रिंग की तरह होती है, जिसे खींचा जा सकता है, जिस पे बाह्य बल लगाया जा सकता है, और बाह्य बल लगाने पर क्या होती है, ये कुंडलित संरचनाएं खुल जाती है, इनका आकार बढ़ जाता है, और जब इस बाह्य बल को हटाया जाता है दोबारा अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, ठीक है, और इसी गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता का गुण। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, देखिए ये हमारा क्या है, प्राकृतिक रबर है। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, प्राकृतिक रबर की संरचना है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आइसोप्रीन की इकाइयां आपस में जुड़ती है तो पॉलीआइसोप्रीन का निर्माण होता है, और जो सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि जो सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबर बोलते हैं। तो देखिए, इस संरचना को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये हमारी प्राकृतिक रबर की संरचना है। देखिए मैं और जूम करके दिखाती हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये हमारे प्राकृतिक रबर की संरचना है, और आप ध्यान से देखेंगे इस प्राकृतिक रबर की संरचना को, तो देखिए ये हमारी सिस आइसोप्रीन की एक इकाई हो गई, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ये हमारी सिस आइसोप्रीन की दूसरी इकाई हो गई, और ये सिस आइसोप्रीन की तीसरी इकाई हो गई, यानी ये क्या हो गया, सिस पॉलीआइसोप्रीन हो गया। और देखिए समझिए सिस कैसे है, भाई इसको समझिए, इस इकाई को अगर हम समझे, इस आइसोप्रीन इकाई को अगर हम लोग देखें तो देखिए बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे समान समूह समान साइड है। देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे भी इधर ऊपर की ओर CH2, और इसमें भी इधर ऊपर की ओर क्या है, CH2, और इसे ही कहा जाता है समपक्ष। देखिए इसे क्या कहा जाता है, समपक्ष कहा जाता है, या इसे हम सिस, या इस तरीके से CIS सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक रबर हो गया जो सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए रबर का वल्कनीकरण। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे रबर के वल्कनीकरण के बारे में। देखिए, प्राकृतिक रबर उच्च ताप का मतलब है 335 केल्विन से ज्यादा, यानी ग्रेटर देन 335 केल्विन, उसकी बात हो रही है। तो प्राकृतिक रबर उच्च ताप पर नरम और निम्न ताप का मतलब है लेस देन 283 केल्विन, यानी 283 केल्विन से कम ताप पर उस निम्न ताप की बात हो रही है। तो देखिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिए, प्राकृतिक रबर उच्च ताप पर यानी 335 केल्विन से जो उच्च ताप है उस पर नरम, और निम्न ताप यानी 283 केल्विन से जो कम ताप है, निम्न ताप, उस पर भंगुर हो जाता है। यह उच्च जल अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करता है। यह अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है और ऑक्सीकरण कर्मकों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता। तो देखिए बच्चों, ये हमारे प्राकृतिक रबर की कुछ कमियां पाई जाती है।
यानी कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक रबर है वो उच्च ताप पे नरम हो जाता है, निम्न ताप पे भंगुर हो जाता है, उच्च जल अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करता है, अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है, और जो ऑक्सीकारक होता है यानी हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण कर्मक होता है उनके आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, अतः इसके भौतिक गुणों में सुधार के लिए इसका वल्कनीकरण किया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो हमारे प्राकृतिक रबर है इसके भौतिक गुणों में सुधार करने के लिए क्या किया जाता है, इसका वल्कनीकरण किया जाता है। और देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो देखिए, इस प्रक्रिया में अपरिष्कृत रबर को सल्फर तथा उपयुक्त यौगिकों के साथ गर्म किया जाता है, जिससे द्विबंधों की अभिक्रियाशील स्थितियों पर सल्फर तिर्यक बंध बन जाते हैं। तो देखिए बच्चों, वल्कनीकरण में होता क्या है कि जो हमारा प्राकृतिक रबर होता है जिसे हम बोल सकते हैं अपरिष्कृत रबर, उसे सल्फर तथा उपयुक्त यौगिकों के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, द्विबंधों की अभिक्रियाशील स्थितियों पर सल्फर के तिर्यक बंध का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इससे प्राप्त रबर को वल्कनीकृत रबर कहते हैं। और इस तरीके से जो रबर हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वल्कनीकृत रबर। और वल्कनीकरण से क्या होता है, भौतिक गुणों में सुधार हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वल्कनीकरण से रबर कठोर हो जाता है तथा इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। तो वल्कनीकरण से क्या होता है, पहला तो रबर हमारा कठोर हो जाता है और दूसरा क्या होती है, इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। तो देखिए, तो समझ लीजिए कि किस तरीके से वल्कनीकरण होता है। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, क्या है कि जब भी हमारे प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, सल्फर के तिर्यक बंधों का निर्माण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक और ये दो, यानी ये दो श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, यानी दो जो हमारे प्राकृतिक रबर है उनकी श्रृंखलाएं हैं और उनके बीच में देखिए आप तिर्यक बंध का निर्माण हो गया। ये सल्फर के क्या बन गए, तिर्यक बंध, यानी इस श्रृंखला और इस श्रृंखला के बीच में ये देखिए सल्फर के तिर्यक बंध का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी वल्कनीकरण होता है। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका देखिए भाई, यहाँ पे भाई इनके यहाँ कॉर्नर पे भी देखिए भाई, ये एक श्रृंखला ये हो गई, ये दूसरी श्रृंखला हो गई, और यहाँ पे भी इनमें क्या हो गया, वल्कनीकरण हो गया। ठीक है, यानी वल्कनीकरण का मतलब है सल्फर के तिर्यक बंध का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब देखिए संश्लेषित रबर। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे संश्लेषित रबर के बारे में। देखिए, संश्लेषित रबर वल्कनीकृत रबर की तरह बहुलक होता है। देखिए बच्चों, जो संश्लेषित रबर है वो वल्कनीकृत रबर की तरह ही क्या होता है, बहुलक होता है, जो अपनी लंबाई से दुगने तक खींचे जा सकते हैं। जैसे ही भाई ये बल हटाया जाता है ये पुनः अपनी मूल आकृति में आ जाते हैं। क्लियर है, आगे देखिए। संश्लेषित रबर 1,3-ब्यूटाडाइन के व्युत्पन्न के सह बहुलक अथवा 1,3-ब्यूटाडाइन अथवा इनके व्युत्पन्नों के अन्य असंतृप्त एकलकों के साथ सह बहुलक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। संश्लेषित रबर का विरचन। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग संश्लेषित रबरों के विरचन पे विचार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियोप्रीन के बारे में। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नियोप्रीन को क्लोरोप्रीन के मुक्त मूलक बहुलकन द्वारा बनाया जाता है। देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पे कि नियोप्रीन को कैसे बनाया जाता है। भाई नियोप्रीन को क्लोरोप्रीन के मुक्त मूलक बहुलकन के द्वारा बनाया जाता है। और देखिए, अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से नियोप्रीन बनता है। देखिए बच्चों, ये है क्लोरोप्रीन। देखिए बच्चों, ये क्या है, इसको बोला जाता है क्लोरोप्रीन। और देखिए इसका IUPAC नाम है 2-क्लोरो। देखिए ये 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, यानी इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 2-क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइन। ठीक है, अब देखिए जो ये क्लोरोप्रीन है, जब इसका बहुलकीकरण किया जाता है या बहुलकन किया जाता है तो देखिए इसके एन अणु आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरीके से देखिए नियोप्रीन का क्या होता है, निर्माण। तो देखिए इसके एन अणु क्या हो गए, आपस में जुड़ गए और क्या बन गया, नियोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन के बहुलकन से नियोप्रीन रबर का क्या हो गया, निर्माण। आगे देखिए, यह वनस्पति और खनिज तेल के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग वाहक पट्टे, गैसकेट और होज बनाने में किया जाता है। तो देखिए तो समझिए यहाँ पे कि यह जो हमारा नियोप्रीन होता है यह वनस्पति और खनिज तेल के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग वाहक पट्टे, गैसकेट और होज बनाने में किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आपको ये उपयोग भी पता होना जरूरी है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए।
अब देखिए दूसरा संश्लेषित रबर देखिए ब्यूना एन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यह 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सह बहुलकन से प्राप्त होता है। देखिए बच्चों ब्यूना एन कैसे बनता है भाई, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल इन दोनों का सह बहुलकन होता है किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और बनने वाले बहुलक को बोलते हैं ब्यूना एन। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्यूना एन, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ब्यूना एन रबर कैसे बनता है। तो देखिए अभिक्रिया को देखिए इसकी, देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये तो क्या है, ब्यूटा 1,3-डाइन। देखिए बच्चों ये क्या है, ब्यूटा 1,3-डाइन है जिसके एन अणु है, इसे हम बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। देखिए ये एक्रिलोनाइट्राइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इस कार्बन से CN यानी साइनाइड समूह जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है एक्रिलोनाइट्राइल, और इसके भी एन अणु भाग ले रहे हैं, यानी एन अणु तो ब्यूटा 1,3-डाइन के और एन अणु भाग ले रहे हैं एक्रिलोनाइट्राइल के। ठीक है, परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनका सह बहुलकन होगा। ठीक है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और देखिए दोनों इकाइयां जब आपस में जुड़ जाएगी यानी दोनों के एन अणु जब आपस में जुड़ जाएंगे तो देखिए बच्चों इस तरीके से देखिए हमारे संश्लेषित रबर ब्यूना एन का क्या हो जाएगा, निर्माण। ठीक है, तो देखा आपने भाई दोनों के जो एन अणु है वो आपस में जुड़ गए और हमारे संश्लेषित बहुलक ब्यूना एन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्लियर है यहां तक का? आगे देखिए, अब देखिए यह पेट्रोल, स्नेहक तेल और कार्बनिक विलायकों के प्रति प्रतिरोधी होता है। देखिए बच्चों जो हम ब्यूना एन की बात करें, ये ब्यूना एन पेट्रोल, स्नेहक तेल और कार्बनिक विलायकों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग तेल सील और टंकी के लिए अस्तर आदि बनाने में किया जाता है। और देखिए इसका उपयोग क्या कहाँ होता है, तेल सील यानी तेल सील में और टंकी के लिए अस्तर बनाने में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अब देखिए बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने रबर के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ा और संश्लेषित रबरों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग बात करेंगे बहुलकों के आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिए, बहुलकों के गुण उनके आणविक द्रव्यमान, आकार और संरचना से संबंधित होते हैं। बहुलक श्रृंखला की लंबाई उनके संश्लेषण के दौरान अभिक्रिया मिश्रण में एकलकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बहुलक प्रतिदर्श में विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं उपस्थित होती है, इसलिए इनका आणविक द्रव्यमान सदैव एक औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए तो समझने की कोशिश करिए भाई होता क्या है, जो बहुलक प्रतिदर्श होते हैं उसमें विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं होती है, यानी जो बहुलक है उसकी विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं होती है और इसीलिए इनके आणविक द्रव्यमान को हमेशा औसत के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। तो देखिए आगे, बहुलकों के औसत आणविक द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों जो बहुलकों के औसत आणविक द्रव्यमान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए संख्या औसत अणुभार और दूसरा देखिए भार औसत अणुभार। देखिए तो समझने की कोशिश करिए कि भाई जो इनके औसत आणविक द्रव्यमान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला संख्या औसत अणुभार और दूसरा है भार औसत अणुभार। ठीक है, और देखिए इसको दिखाया जाता है एम और बेस में होता है एन। ठीक है, एम और बेस में एन और ऊपर डैश होता है इनके, और इसे दर्शाया जाता है एम बेस में डब्ल्यू और डैश। ठीक है, इस तरीके से इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए बच्चों संख्या औसत अणुभार को देखिए, संख्या औसत अणुभार बराबर बहुलक के नमूने का कुल भार और उसमें भाग दे दीजिए बहुलक अणुओं की कुल संख्या का। ठीक है, इस तरीके से हम संख्या औसत अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, एम एन और ऊपर डैश है, तो ये फॉर्मूला हो गया N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। ठीक है, इसमें हमने डिवाइड कर दिया N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, और देखिए जो डैश डैश का मतलब है यहाँ पे कि कितने भी एकलक अणु होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है वो सेट होता है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला देखिए क्या निकल के आ गया, संख्या औसत अणुभार बराबर हो गया समीशन Ni Mi और उसमें भाग दे दिया समीशन Ni का। क्लियर है? अब देखिए बच्चों यहाँ पे एन और बेस में जो आई है वो क्या है, ये है आई प्रकार के अणुओं की संख्या, और एम बेस आई की बात करें जो एम आई है, एम बेस आई ये क्या है, आई प्रकार के अणुओं का अणु भार। क्लियर है? आगे देखिए,
इसी तरीके से देखिए भार औसत अणुभार की हम लोग बात करें तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला W1 M1 प्लस W2 M2 प्लस W3 M3 और इसमें डिवाइड कर दिया W1 W2 W3 यानी W1 प्लस W2 प्लस W3 का। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया N1 M1 स्क्वायर N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर और इसमें भाग दे दिया N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। और देखिए बच्चों ऐसा क्यों हुआ, देखिए तो समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो W है W बराबर होता है N M के। देखिए W बराबर होता है N M के, ठीक है, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो गया। और देखिए यहाँ पे जो कुल हमारा फॉर्मूला है उसे हम कैसे दिखा सकते हैं, भार औसत अणुभार के फॉर्मूले को समीशन Ni Mi का स्क्वायर अपॉन समीशन Ni Mi के द्वारा, इस तरीके से भार औसत अणुभार के सूत्र को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों जो बहुलकों के आणविक द्रव्यमान होते हैं उन्हें रासायनिक और भौतिक विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए जैव निम्नीकरणीय बहुलक, देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे जैव निम्नीकरणीय बहुलकों के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिए, अनेक बहुलक पर्यावरणीय निम्नीकरण प्रक्रमों के प्रति सर्वथा प्रतिरोधी होते हैं और इस प्रकार बहुलक ठोस अपशिष्ट द्रव्यों के संचयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है, इन ठोस अपशिष्टों से गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है और यह काफी लंबे समय तक अनिम्नीकृत रूप से पड़े रहते हैं। आगे देखिए बच्चों, एलिफेटिक पॉलीएस्टर जैव निम्नीय बहुलकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित है। तो देखिए बच्चों अब हम जैव निम्नीकरणीय जो बहुलक है उनके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, जिसमें पहला देखिए पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है और इससे PHBV, देखिए ध्यान दीजिए, इसे PHBV के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है और इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए पूरा नाम क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है, तो देखिए यह 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के सह बहुलकन से प्राप्त होता है। तो देखिए जो समझिए ये कैसे बनता है, यह बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के सह बहुलकन से। तो देखिए समझिए आगे। देखिए बच्चों इस अभिक्रिया से इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों ये तो हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया और ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। क्लियर है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल और इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो देखिए हमारे PHBV, ये PHBV का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्लियर है, आगे देखिए। देखिए बच्चों PHBV का उपयोग विशिष्ट पैकेजिंग, अस्थियों में प्रयुक्त युक्तियों और औषधों के नियंत्रित मोचन में होता है। पर्यावरण में PHBV का जीवाश्मिक निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब दूसरा देखिए नायलॉन 2 नायलॉन 6, देखिए यह ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक अम्ल का एकांतर पॉलीएमाइड सहबहुलक है। तो देखिए बच्चों ये क्या होता है, यह ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक अम्ल का एकांतर पॉलीएमाइड सहबहुलक होता है और जैव निम्नीय है। तो देखिए बच्चों बनता कैसे है, देखिए जो समझने की कोशिश करिए। देखिए इस अभिक्रिया को
देखिए बच्चों, ये तो क्या है, ग्लाइसिन है। देखिए बच्चों, ये तो क्या है, ग्लाइसिन है, और ये है हमारा एमिनो कैप्रोइक अम्ल। देखिए ग्लाइसिन है, एमिनो कैप्रोइक अम्ल है, और इन दोनों के सहबहुलकन से, तो देखिए सहबहुलकन से क्या होता है, एन जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। देखिए बच्चों, वापस समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे एन अणु तो भाग ले रहे हैं ग्लाइसिन के, और एन अणु भाग ले रहे हैं एमिनो कैप्रोइक अम्ल के। क्या होगा, इन दोनों के सहबहुलकन होगा, जल के अणु बाहर निकलेंगे, और देखिए नायलॉन 2 नायलॉन 6 का ये क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चों, अब व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलकों के बारे में। और देखिए बच्चों, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, तो देखिए इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीमर का नाम। देखिए सबसे पहले अगर हम इधर बात करें, यहाँ दिए हुए हैं पॉलीमर का नाम, ये है एकलक इकाई। यहाँ पे आपको एकलक इकाई दी हुई है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे संरचना दी हुई है, और यहाँ दिए गए हैं उपयोग। ठीक है, तो ये एक टेबल है, इस टेबल में हमें व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक दिए गए हैं। और देखिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी संरचना, इनके उपयोग या इनकी एकलक इकाई पूछी जा सकती है। तो देखिए हम एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीप्रोपीन के बारे में। देखिए जो पॉलीप्रोपीन है, उसकी एकलक इकाई क्या होती है, प्रोपीन होती है। देखिए जो प्रोपीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH3। देखिए बच्चों, ये होती है प्रोपीन। तो ये इसकी क्या होती है, एकलक इकाई होती है। और जब इसके एन अणु भाग लेते हैं, देखिए समझने की कोशिश करिए, इसके एन अणु भाग लेते हैं, योगज बहुलकन होता है। और देखिए इस तरीके से निर्माण होता है पॉलीप्रोपीन का। ये क्या हो गया, पॉलीप्रोपीन। ये क्या हो गया बच्चों, पॉलीप्रोपीन हो गया। और देखिए इसका उपयोग देखिए, रस्सियां, खिलौने, पाइप, रेशे आदि बनाने में। देखिए जो समझिए, यहाँ पे इनके उपयोग भी आपको पता होना चाहिए कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है रस्सियां, खिलौने, पाइप आदि बनाने में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए इनके उपयोग। इसी तरीके से देखिए, अब हम दूसरे पॉलीमर की बात करें। दूसरा पॉलीमर है हमारा पॉलीस्टायरीन। देखिए जो दूसरा पॉलीमर हमारा क्या है, पॉलीस्टायरीन है। और पॉलीस्टायरीन की अगर एकलक इकाई की बात करें, तो एकलक इकाई होती है स्टायरीन। देखिए समझिए, स्टायरीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे जुड़ा हुआ है C6H5। देखिए बच्चों, इसे कहा जाता है स्टायरीन। तो स्टायरीन के एन अणु इसमें भाग लेते हैं। और देखिए इसकी संरचना देखिए, ये संरचना हो गई हमारी पॉलीस्टायरीन की। ये पॉलीस्टायरीन है। इसका उपयोग देखिए, विद्युत रोधी के रूप में, वस्तुओं को लपेटने के लिए, खिलौने, रेडियो और टेलीविजन कैबिनेट बनाने में। ठीक है, तो आपको ये उपयोग समझ में आए होंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट देखिए। तीसरा देखिए बच्चों है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखिए जो समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, अब तीसरा है यहाँ पे पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बात करें, तो इसकी एकलक इकाई होती है वाइनिल क्लोराइड। देखिए बच्चों, वाइनिल क्लोराइड क्या होता है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ जुड़ा हुआ है Cl। इसको कहा जाता है वाइनिल क्लोराइड। ये है वाइनिल क्लोराइड। और जब वाइनिल क्लोराइड के एन अणु, देखिए जब वाइनिल क्लोराइड के एन अणु भाग लेते हैं, तो इस तरीके से देखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसके उपयोग देखिए, बरसातियां, बैग, वाइनिल फर्श और पाइप बनाने में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। और अगर इसके एकलक इकाई की बात करें, तो यहाँ पे दो एकलक इकाइयाँ होती है, एक तो यूरिया और दूसरा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और देखिए बच्चों, यूरिया क्या होता है, देखिए समझिए, NH2C डबल बॉन्ड O, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। देखिए बच्चों, ये तो है यूरिया, इसे क्या कहते हैं, यूरिया। और फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये हमारा क्या होता है, यूरिया। जो इसकी क्या होती है, हमारे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की एकलक इकाई होती है। देखिए ये इसकी क्या होती है, एकलक इकाई, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड। और देखिए इन दोनों के बहुलकन से, देखिए इन दोनों के बहुलकन से इस तरीके से हमारे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का क्या होता है, निर्माण होता है। और देखिए उपयोग, देखिए इसके उपयोग क्या है, ना टूटने वाले कप और पटलित चादरें बनाने में। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए, और ये आपको समझ में आए होंगे।
चले आगे, चलिए अब आगे देखिए, देखिए बच्चों नेक्स्ट जो पॉलीमर हमें दिया गया है वो है ग्लिप्टल। क्या है? ग्लिप्टल है, और इसकी एकलक इकाई क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल। देखिए बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल क्या है? इसकी इकाई है। और देखिए समझ लीजिए एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, मैं यहाँ लिख के बना रही हूँ आपको। देखिए बच्चों ये तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल, देखिए बच्चों ये दोनों तरफ OH है, OH और ये OH है, ये तो हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। और थैलिक अम्ल की हम लोग बात करें, देखिए बच्चों थैलिक अम्ल होता है ये है थैलिक अम्ल। देखिए बच्चों समझिए H है ये COOH, तो देखिए बच्चों ये तो हमारा क्या हो गया? एथिलीन ग्लाइकोल, ये एथिलीन ग्लाइकोल है, और ये हमारा क्या है? थैलिक अम्ल है। और इन दोनों के बहुलकन से ग्लिप्टल का निर्माण होता है। और देखिए संरचना देखिए, ये देखिए हमारी इसकी क्या है? ग्लिप्टल की संरचना है, ठीक है। और इसका उपयोग देखिए बच्चों, उपयोग देखिए प्रलेप और प्रलाक्ष बनाने में, ये इसका क्या हो गया? उपयोग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों जो नेक्स्ट पॉलीमर है वो है बेकेलाइट। हम लोग बेकेलाइट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, भाई इसकी एकलक इकाई क्या होती है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए बच्चों ये तो होता है फिनोल, ये तो होता है फिनोल, और ये होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और इन दोनों के बहुलकन से, यानी इन दोनों के बहुलकन से हमारे इस तरीके से बेकेलाइट का क्या होता है? निर्माण होता है। हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि सबसे पहले तो वहाँ पे नोवोलक बनता है, और जो नोवोलक की श्रृंखलाएं होती है उनके बीच में तिर्यक बंध बनने से बेकेलाइट का निर्माण होता है। और देखिए इसके उपयोग देखिए, कंघियाँ, वैद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे और कंप्यूटर डिस्क बनाने में, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए? उपयोग हो गए। तो देखिए बच्चों ये जो हमने व्यापारिक महत्व के पॉलीमर या बहुलक पढ़े, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनकी एकलक इकाई आपको पता होनी चाहिए, परीक्षा में एकलक इकाई पूछी जाती है। साथ ही साथ आपको इनके उपयोग भी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पॉलीमर्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों इसी के साथ हमारी ये यूनिट समाप्त हो गई है। और देखिए बच्चों ये यूनिट बहुत आसान है, इसमें बहुलकों के बारे में ऐसे के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। धन्यवाद।